एग्जाम्स के हिसाब से पिछले हफ्ते इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टडी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। कौन सी योजना ने हाल ही में शहरी सड़क विक्रेताओं को सहायता प्रदान करते हुए 6 साल पूरे किए हैं? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, स्वनिधि, PMAY, PMGSY या DAY-NRLM। इसका सही जवाब है दोस्तों स्वनिधि। दोस्तों, यह स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात रहरी पटरी वालों को अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए सस्ता बिना किसी गारंटी के लोन देती है, जिसे हम माइक्रो क्रेडिट भी कहते हैं। दोस्तों, 1 जून 2026 को इसके 6 साल पूरे हुए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लाखों वेंडर्स को इससे मदद मिली है। हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के लिए यह एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मिशन ने बड़े पैमाने पर योग सत्रों के माध्यम से सोवा रिग्मा वेलनेस को बढ़ावा दिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, फिट इंडिया, मिशन लाइफ, खेलो इंडिया या पोषण अभियान। इसका सही जवाब है दोस्तों मिशन लाइफ। दोस्तों, मिशन लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के तहत ट्रेडिशनल हिमालयन और ट्राइबल मेडिकल सिस्टम सोवा रिग्पा और योगा को इंटीग्रेट करके वेलनेस बढ़ाया जा रहा है। जून 2026 में लेह और हिमाचल रीजन में एक बड़ा कॉमन योगा प्रोटोकॉल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। यह जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन और ट्राइबल हेल्थ पॉलिसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शहरी बुजुर्ग महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए किस मिशन के तहत विशेष पैकेज मिले हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, PMEGP, NRLM, DAY या NULM। इसका सही जवाब है दोस्तों NULM। दोस्तों, इस इनिशिएटिव के तहत शहरों में रहने वाली एडल्टली अर्थात बुजुर्ग महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्पेशल फाइनेंशियल मदद दी जा रही है ताकि वो छोटे बिजनेसेस शुरू कर सकें। हाल ही में सरकार ने इनके लिए स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए हैं। अर्बन वेलफेयर और वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए ऑटोमेटेड DBT वेरिफिकेशन शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, PMMVY, ICDS, पोषण या जननी। इसका सही जवाब है दोस्तों PMMVY। दोस्तों, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए इस स्कीम में अब ऑटोमेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वेरिफिकेशन सिस्टम लाया गया है। किसमें? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। इस डिजिटल पुश से वेरिफिकेशन होने वाले डिले खत्म हो जाएंगे और पैसा सीधे बैंक अकाउंट में जल्दी पहुंचेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किस स्थिति की शुरुआती जांच पर ध्यान केंद्रित करते हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कुपोषण, तंत्रिक संबंधी विकार, TB या अनीमिया। इसका सही जवाब है दोस्तों तंत्रिक संबंधी विकार। दोस्तों, रूरल चाइल्ड केयर सेंटर्स अर्थात आंगनवाड़ी में अब बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म या लर्निंग डिफिकल्टीज की जल्दी पहचान और ट्रैकिंग के लिए स्टैंडर्ड रूल्स लगाए गए हैं। हाल ही में इसका नेशनल रोल आउट शुरू हुआ है, जो चाइल्ड हेल्थ और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आयुष्मान भारत के मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के लिए विशेष कवरेज का विस्तार किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 60 के ऊपर, 65 के ऊपर, 70 के ऊपर या 75 के ऊपर। इसका सही जवाब है दोस्तों 70 के ऊपर। दोस्तों, हाल ही में आयुष्मान भारत स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 70 साल के ऊपर के सभी एडल्टली सिटीजन्स को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके लिए स्पेशलाइज्ड जेराइटिक केयर अर्थात बुजुर्गों की देखभाल सेंटर्स को एम्पेनल करने का नया डायरेक्टिव जारी किया है। सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर टॉपिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीति आयोग से किस मिशन को सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क मिला है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, PMKSY, नमामि गंगे, अमृत या जल जीवन।
इसका सही जवाब है दोस्तों जल जीवन। दोस्तों, हर घर जल विलेज में सिर्फ पानी का पाइप लगाना काफी नहीं, वहां पानी की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस बनी रहे, इसके लिए नई मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है। नीति आयोग ने इसका ऑपरेशनल इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क रिलीज किया है ताकि स्कीम्स की लॉन्ग टर्म सक्सेस चेक की जा सके। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह की पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषनी एआई को किस प्रोग्राम के तहत वेलफेयर पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया था? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया या स्टैंड अप इंडिया। इसका सही जवाब है दोस्तों डिजिटल इंडिया। दोस्तों, भाषती एक एआई पावर्ड वॉइस ट्रांसलेशन टूल है जो अलग अलग भारतीय लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है। अब इसे स्टेट वेलफेयर पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, मतलब जोड़ा जा रहा है। इससे गांव के लोग, जो लोग इंग्लिश या हिंदी बोलना नहीं जानते, वह अपनी लोकल भाषा में बोलकर या सुनकर सरकारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और लैंग्वेज इंक्लूसिविटी के लिए यह बड़ा स्टेप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीआरपीबी क्लीन ट्रांसपोर्ट फंडिंग मुख्य रूप से किन चीजों को बदलने पर ध्यान देती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मेट्रो ट्रेन, पुराने व्हीकल, पुराने वाहन, मालवाहक जहाज या एयर टैक्सीज। इसका सही जवाब है दोस्तों पुराने वाहन। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन कम करने के लिए पुराने कमर्शियल ट्रक्स और बसेस को फेज आउट और नए क्लीन व्हीकल्स लाने के लिए एक डेडिकेटेड फंडिंग मैकेनिज्म को अप्रूवल मिला है। कैबिनेट ने जून 2026 में इस फंडिंग को अप्रूव किया है, जो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के तहत इंप्लीमेंट हो रहा है। एनवायरमेंट और अर्बन ट्रांजिट दोनों के लिए यह क्रूशियल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए फंडिंग का भरोसा किस जलवायु चिंता से जुड़ा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ला नीना, चक्रवात, फ्रॉस्ट या अल नीनो। इसका सही जवाब है दोस्तों अल नीनो। दोस्तों, अल नीनो की वजह से मौसम खराब होने और सूखा पड़ने का खतरा है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने साफ किया है कि इससे निपटने के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी। यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 जून 2026 को इमरजेंसी डायरेक्टिव जारी किए हैं ताकि ड्रॉट यानी सूखे वाले एरियाज में किसानों को पहले से ही सिक्योर किया जा सके। क्लाइमेट रेजिलियंस और फूड सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जितने भी स्कीम्स वाले बारे में देखा था, अब हम जो चर्चा करेंगे वह नेशनल इवेंट्स और पॉलिसीज के बारे में करेंगे। एटीएफ मूल स्तरीकरण कोष मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है? शिपिंग, रेलवे, एयरलाइंस या पर्यटन? अगर आपने कल का मेरा सेशन सुना होगा, कल या परसों के सेशन में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसका सही जवाब है दोस्तों एयरलाइंस। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और जेट फ्यूल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। भारतीय एयरलाइंस को इससे नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है। कैबिनेट ने जून 2026 में इसे अप्रूव किया है ताकि डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर फाइनेंशियली स्टेबल बना रहे और टिकट्स दाम अचानक ना बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीपीडीपी फेज 2 के नियम मुख्य रूप से किसके ट्रांसफर को संबोधित करते हैं? डेटा एसेट, मिनरल्स, पेटेंट्स या सिक्योरिटीज? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डेटा सेट्स। दोस्तों, डीपीडीपी अर्थात डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट फेज 2 के तहत सरकार ने क्लियर रूल्स बनाए हैं कि कंपनी भारतीय कंज्यूमर का सेंसिटिव डाटा देश के बाहर कैसे और किन कंडीशंस पर ट्रांसफर कर सकती है, वो डिसाइड किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में देश का डाटा बाहर ना जाए अनटिल और अनलेस वो बहुत ज्यादा नेसेसिटी ना हो या फिर वो किसी सिक्योरिटी से ना जुड़ा हो। डाटा प्राइवेसी और टेक रेगुलेशन के चलते सरकार ने यह नए रूल्स हाल ही में डिजाइन किए हैं। प्राइवेसी राइट्स पर यह एक डायरेक्ट अपडेट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिजली संशोधन नियम के तहत उपभोक्ताओं के लिए कौन सा टैरिफ स्ट्रक्चर पेश किया गया है? फ्लैट रेट, टाइम ऑफ डे, सीजनल रेट या ब्लॉक रेट? इसका सही जवाब है दोस्तों टाइम ऑफ डे।
दोस्तों इसमें टाइम ऑफ डे टैरिफ स्ट्रक्चर लाया गया है। इसका मतलब है कि दिन के समय जब सोलर एनर्जी से सस्ती बिजली बनती है, तब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए पावर कॉस्ट कम होगी और जब पीक आवर्स होंगे तब रेट अलग होगा। नए रेगुलेटरी गाइडलाइंस के तहत अब बिजली के बिल्स सोलर आवर्स में सस्ते मिलेंगे। ग्रीन एनर्जी कंजप्शन को प्रमोट करने के लिए यह एक डायरेक्ट न्यूज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिशा का नया तटीय हाईवे रामेश्वरम को किस बंदरगाह से जोड़ेगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, धमरा, गोपालपुर, हल्दिया या पारादीप। इसका सही जवाब है दोस्तों पारादीप। दोस्तों रामेश रामेश्वर से उड़ीसा के पारादीप तक 163 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे बनाया जा रहा है। यह हाइब्रिड एन्युटी मोड एचएम पर बनेगा, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वेस्ट करते हैं। जून 2026 में कैबिनेट ने इसे सैंक्शन किया है ताकि मैरीटाइम लॉजिस्टिक और पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। ब्लू इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कॉरिडोर के साथ सीधी माल ढुलाई कनेक्टिविटी की योजना बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ईस्टर्न डीएफसी डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर, कोस्टल डीएफसी, वेस्टर्न डीएफसी या सदर्न डीएफसी। इसका सही जवाब है वेस्टर्न डीएफसी अर्थात वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत मैरीटाइम पोर्ट्स हब्स को सीधे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है ताकि सामान बिना किसी डिले के जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसके डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल स्टार्ट किए हैं, जिससे सप्लाई चेन का टर्नआउट टाइम बहुत कम हो जाए। मतलब सप्लाई किसी भी चीज के सप्लाई कम से कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर हो सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यह काफी रिलेवेंट है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म को एकेडमिक क्रेडिट मोबिलिटी को सक्षम करने में अपडेट मिले हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एबीसी, स्वयं, डिजीलॉकर या ई प्लाट पाठशाला। इसका सही जवाब है दोस्तों एबीसी। दोस्तों हाल ही में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को अपडेट किया गया है ताकि अगर कोई स्टूडेंट किसी वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है तो वो आसानी से अपने क्रेडिट ट्रांसफर करके किसी फॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। यूजीसी ने यह स्ट्रक्चर अपडेट हाल ही में जारी किया है, जो हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी लाने के लिए एनईपी का एक बड़ा गोल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स हमारे जो प्रश्न है वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेग रोकटोक डीफेक को किस अधिकार के उल्लंघन से जोड़ा है? प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी या रेजिडेंस। इसका सही जवाब है दोस्तों इंफॉर्मेशन। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव या किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के दौरान डीप फेक वीडियोस या फेक एआई कंटेंट फैलाना सिटीजन्स के राइट टू ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। एआई और मिस इंफॉर्मेशन के दौर में यह लैंडमार्क जजमेंट है जो टेक रेगुलेशन और डेमोक्रेसी दोनों को अफेक्ट करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किन हालात में अंतरराज्यीय जल छोड़ने के निर्देश किसने जारी किए हैं? के निर्देश जारी किए गए थे, मतलब किस हालात में? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बाढ़ के हालात में, चक्रवात के हालात में, लू के में या भूकंप के में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लू के हालात में। हीटवेव के चलते दोस्तों पानी की भारी कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने पड़ोसी राज्यों को आपस में डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला के तहत हर हफ्ते तय मात्रा में पानी छोड़ने का ऑर्डर दिया है। गर्मियों में पानी के झगड़ों को मैनेज करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर और जुडिशियल इंटरवेंशन का यह एक बड़ा उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि अब यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबल इवेंट की तरफ जाता है। भारत और म्यांमार के मुख्य रूप से किससे संबंधित प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया है? मत्स्य पालन, पर्यटन, शिक्षा या सीमा सुरक्षा। इस पर सही जवाब है दोस्तों सीमा सुरक्षा। दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और म्यांमार के प्रेसिडेंट यू मिन ऑन्ग हैंग के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई
जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी और चल रहे ट्रांजिट कॉरिडोर जैसे कि कलादान प्रोजेक्ट को ऑपरेलाइज करने पर बात हुई। 1 जून 2026 को हुई इस मीटिंग का मकसद भारत के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को सिक्योर करना और क्रॉस बॉर्डर क्राइम को रोकना है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का यह एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ओमान सीईपीए प्रभाव रिपोर्ट में इनमें से किन चीजों को कमी की इनमें से किन चीजों में कमी को रेखांकित किया गया है? टैरिफ, कोटा, सब्सिडी या रॉयल्टी? इसका सही जवाब दोस्तों टैरिफ। दोस्तों, भारत और ओमान के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अर्थात सीईपीए चल रहा है, उसकी वजह से दोनों देशों के बीच बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी काफी कम हो गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जून 2026 में इसकी इम्पैक्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जो वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने पर के ऊपर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और डेनमार्क ने किस साझेदारी ढांचे के तहत सहयोग को आगे बढ़ाया है? परमाणु, हरित क्रांति, समुद्री या डिजिटल? इसका सही जवाब है दोस्तों हरित। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन को बधाई दी और दोनों देशों ने मिलकर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए फ्रेमवर्क को फाइनल किया है, जो क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट टेक पर फोकस्ड है। 3 जून 2026 को यह डिप्लोमेटिक डायलॉग फाइनल हुआ, जो भारत के यूरोपियन ग्रीन टेक्नोलॉजी टाइप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत नेपाल वार्ता मुख्य रूप से किन प्रणालियों के विकास पर केंद्रित थी? एयरपोर्ट, जलमार्ग, एनर्जी ग्रिड या रेल कोच? इसका सही जवाब है दोस्तों एनर्जी ग्रिड। दोस्तों, नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन ने भारतीय लीडर से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ग्रिड्स अर्थात बिजली के लेन देन का नेटवर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई। नेपाल से सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भारत लेन लाने और साउथ एशियन पावर ग्रिड को मजबूत करने के लिए यह टॉक्स जून 2026 में हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है और यहाँ से वही शुरू होता है। आगामी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की तैयारियों में मुख्य रूप से किस फ्रेमवर्क क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है? टैक्सेशन, माइग्रेशन, फिशरीज या पोस्ट डिजास्टर? इसका सही जवाब है दोस्तों पोस्ट डिजास्टर। मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की आने वाली मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें मेन फोकस पोस्ट डिजास्टर ट्रांजिशन फ्रेमवर्क मतलब आपदा के बाद राज्यों को दोबारा खड़े होने पर होगा। ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट और यूएन बॉडीज के फंक्शनिंग के पर्सपेक्टिव से यह इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। G20 प्रतिनिधियों के जिन 20 प्रतिनिधियों ने किस ईंधन के लिए प्रमाणन मानकों पर चर्चा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके ऑप्शंस हैं ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायोडीजल या मीथेनॉल? इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों, G20 के डेलीगेट्स ने मीटिंग की ताकि क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन को सर्टिफाई करने का एक कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया जा सके, जिससे अलग-अलग देशों के बीच इसके बिजनेस में कोई टेक्निकल दिक्कत ना आए। ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेड को बढ़ाने और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए यह स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क काफी जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिक्स की वित्तीय चर्चाओं में किन मुद्राओं के अधिक इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा? रिजर्व मुद्राओं को, लोकलाइज्ड मुद्राओं को, वर्चुअल मुद्राओं को या कमोडिटी को? इसका सही जवाब है दोस्तों लोकलाइज्ड मुद्राओं को। दोस्तों, ब्रिक्स देशों के शेरपास ने यह तय किया है कि न्यू डेवलपमेंट अब जो भी लोन्स देगा उसमें डॉलर के बजाय ब्रिक्स देशों की लोकल करेंसीज जैसे रूपी, युआन, रूबल एक्स्ट्रा को ज्यादा यूज किया जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक के डी डॉलराइजेशन करने और लोकल करेंसी को प्रमोट करने के लिए ब्रिक्स का ये नया फाइनेंशियल मूव यूज में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिक्स से संबंधित है। भारत ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र से होने वाले आयात के लिए कस्टम में राहत बढ़ाई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड आर्टिक,
मध्य एशिया, पश्चिम एशिया या यूरोप? इसका सही जवाब है दोस्तों पश्चिम एशिया। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और रेड सी क्राइसिस की वजह से कार्गो शिप्स का आना जाना मुश्किल हो गया है। इसका अक्सर इसका असर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर न पड़े, इसलिए भारत ने पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है। जून 2026 में सरकार ने यह स्टेप उठाया है ताकि केमिकल इंडस्ट्रीज में सप्लाई शॉर्टेज और इन्फ्लेशन को रोका जा सके। जियोपॉलिटिक्स का ट्रेड पर इम्पैक्ट समझने के लिए यह बेस्ट केस स्टडी है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। समुद्री मामलों पर नजर रखने वालों ने किन दो देशों के बीच तनाव पर बारीकी से नजर रखी है? मतलब अभी हाल में किन दो देशों के बीच तनाव चढ़ा हुआ है? मिस्र और जॉर्डन, सीरिया और इराक, तुर्की और ग्रीस या इजराइल और लेबनान? अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है इजराइल और लेबनान। दोस्तों, इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर सीज फायर एग्रीमेंट होने के बावजूद दोनों तरफ से फायरिंग और टेंशन बढ़ी गई है, जिस पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स काफी नजर रखे हुए हैं। मेडिटेरियन रीजन और इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से यह एरिया अभी भी वोलेटाइल बना हुआ है, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए टेंशन का विषय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्लू नाइल में चल रहा संघर्ष किस देश से जुड़ा हुआ है? लीबिया, सूडान, चाड या इट्रिया? ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सूडान। दोस्तों, सूडान के चल रहे सिविल वार में वहां की आर्म फोर्सेस ने ब्लू नाइल प्रोविंस के 4 इंपॉर्टेंट टाउन्स पर दोबारा कब्जा कर लिया है। इस लड़ाई की वजह से अफ्रीका के उस क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और खाने पीने की सप्लाई रुकने के बाद खतरा पैदा हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आरबीआई ने एमपीसी समीक्षा के दौरान किस बेंचमार्क पॉलिसी रेट को बनाए रखा है? बैंक रेट, एमएसएफ रेट, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट? इसका सही जवाब है दोस्तों रेपो रेट। दोस्तों, जून 2026 की मीटिंग में आरबीआई की एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बेंचमार्क रेपो रेट को बिना बदले 5.25% पर मेंटेन रखने का डिसीजन लिया है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के हाई प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई बढ़ने का रिस्क है, इसलिए आरबीआई ने स्टैंस स्टेबल रखा है। इकोनॉमी और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यह सबसे कोर अपडेट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सब्जियों की कीमत में उतार चढ़ाव मुख्य रूप से किस कारक से जुड़ा था? लू, फ्रॉस्ट, अर्थक्वेक और या लैंडस्लाइड? इसका सही जवाब है दोस्तों लू। दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा से पता चलता है कि कोर फूड इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन प्री मानसून की एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से सब्जियों की जो सप्लाई चेन है वह खराब हुई है और उनका दाम अनस्टेबल है। ये हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के पैटर्न्स को दिखाता है कि कैसे वेदर फ्लक्चुएशन सीधे आम आदमी की थाली को इफेक्ट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरबीआई ने किस डिजिटल पेमेंट पहल के तहत ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का दायरा बढ़ाया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, सीबीडीसी, यूपीआई, एनईएफटी या आरटीजीएस? इसका सही जवाब है दोस्तों सीबीडीसी। दोस्तों, हाल ही में अच्छा सीबीडीसी क्या है फ्रेंड्स? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हाल ही में आरबीआई ने अब डिजिटल रुपी अर्थात ई रुपी के लिए ऐसे टेक्निकल रूल्स बनाए हैं जिससे लोग बिना इंटरनेट या ऑफलाइन मोड में भी रिटेल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। यह पायलट प्रोजेक्ट गांव और दूर दराज के इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू बना रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सैंडबॉक्स फेज 5 मुख्य रूप से किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचाता है? रोबोटिक्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स या ब्लॉकचेन? इसका सही जवाब है दोस्तों ब्लॉकचेन। दोस्तों, आरबीआई ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के फेज 5 में उन स्टार्टअप्स के लिए अप्रूवल टाइमलाइन को छोटा कर दिया है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके सस्ते में क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर अर्थात रेमिटेंस की सुविधा देते हैं।
इससे फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन तेज होगी और दे और बाहर से देश में पैसा भेजना सस्ता और फास्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एसीसी पीएलआई स्कीम मुख्य रूप से किस उत्पादक के निर्माण को बढ़ावा देती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सेमीकंडक्टर, टरबाइन, बैटरीज या सेंसर्स। इसका सही जवाब है दोस्तों बैटरीज। दोस्तों एसीसी अर्थात एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने उन कंपनीज का प्रोग्रेस ऑडिट शुरू किया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एडवांस बैटरी सेल बना रही हैं। इसका मकसद देश में ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को फास्ट करना है ताकि हमें बैटरी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। मेक इन इंडिया ग्रीन मोबिलिटी के लिए यह काफी जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संसदीय निकाय के चुनावों के लिए हाल ही में अधिसूचनाएं जारी हुई हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायत। इसका सही जवाब है दोस्तों राज्यसभा। दोस्तों हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए बाइनियल मतलब हर 2 साल में होने वाले चुनाव का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। 1 जून 2026 को यह स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन आया है। पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए यह स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर का पार्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की बातचीत मुख्य रूप से किन विवादों को सुलझाने पर केंद्रित थी? सीमा विवाद, भाषाई विवाद, सांस्कृतिक या राजकोषीय विवाद। इसका सही जवाब है दोस्तों राजकोषीय अर्थात फिजिकल विवाद को। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक शुरू कर दी है ताकि इंटर स्टेट काउंसिल को नए सिरे से एक्टिव किया जा सके और सेंटर स्टेट के बीच फाइनेंशियल डिस्प्यूट मतलब पैसा और टैक्स बंटवारे के झगड़े को सॉल्व किया जा सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अर्थात सहयोगी संघवाद को मजबूत करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक्टिव होना काफी न्यूज में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईसीआई सम्मेलन में किस क्षेत्र से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई है? कृषि, पर्यटन, मीडिया या खेल। इसका सही जवाब है दोस्तों मीडिया। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इंटरनेशनल लेवल की समिट ऑर्गेनाइज की जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि चुनाव के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन्स पर कैसे रेगुलेटरी चेक्स लगाए जाएं ताकि फेक न्यूज ना फैले। जून 2026 में हुई इस समिट का फोकस फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए मीडिया स्टैंडर्ड्स सेट करना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वीवीपैट सत्यापन का विस्तार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस चीज को बेहतर बनाने के लिए किया गया था? मतदाताओं का भरोसा के लिए, राजस्व के लिए, सुरक्षा के लिए या उपस्थिति दर्ज करने के लिए? अगर आपने वोट दिया है फ्रेंड्स तो आप सभी को पता होगा कि इसका सीधा सीधा जवाब है मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए। दोस्तों ईसीआई ने आने वाले लोकल बाई इलेक्शंस उपचुनाव में कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ईवीएम के साथ वीवीपैट स्लिप्स के रैंडम फिजिकल काउंटिंग वेरिफिकेशन को और बढ़ा दिया है। इस स्टेप का मेन रीजन वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को और ज्यादा पक्का करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फाइनेंशियल डिसोल्यूशन इंडेक्स उन पंचायत को पुरस्कृत करता है जो निम्नलिखित में से किसका पूर्ण सेग्रीगेशन हासिल करता है? पानी का, कचरे का, जमीन का या जंगल का? इसका सही जवाब है दोस्तों कचरे का। दोस्तों पंचायती राज मिनिस्ट्री ने एक नया सिस्टम बनाया है जहां उन ग्राम पंचायत को ज्यादा सरकारी पैसा मिलेगा मतलब ग्रांट मिलेगा जो अपने गांव में 100% कचरा अलग अलग करने का टारगेट पूरा करेंगी मतलब वेस्ट सेग्रीगेशन करेंगी। वेस्ट सेग्रीगेशन मतलब गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। यह परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट मैट्रिक्स गांव के लेवल पर क्लीननेस और फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आसान अनुपालन नियमों से नगर पालिकाओं को कौन से बॉन्ड जारी करने में मदद मिलती है? रक्षा, ग्रीन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड या सॉवरेन बॉन्ड? इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रीन बॉन्ड।
फ्रेंड्स, छोटे और टायर 2 शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्थात नगर निगम मार्केट से पैसा उठाने के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी कर सकेंगे और इसके लिए रूल्स को आसान किया गया है। इस फाइनेंशियल रिलैक्सेशन से शहरों को एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट जैसे सोलर पैनल्स, सीवेज प्लांट के लिए फंडिंग अरेंज करने में मदद मिलेगी। चलिए अब साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा वहीं से होगा। इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए एबॉट टेस्ट पूरा किया है? चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन या रीसेट मिशन? इसका सही जवाब है दोस्तों गगनयान मिशन। दोस्तों, इसरो ने अपने गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिमुलेटेड अबॉर्ट टेस्ट पूरा किया है। इसमें चेक किया गया है कि इमरजेंसी में पैराशूट सही से खुलते हैं या नहीं और एस्ट्रोनॉट्स को मॉड्यूल सेफ है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जेम्स वेब के ऑब्जर्वेशन से किस ऑब्जेक्ट के वायुमंडल की जानकारी मिली है? एस्ट्रॉइड, एक्सोप्लैनेट, कॉमेट या नेबुला? इसका सही जवाब है दोस्तों एक्सोप्लैनेट। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अर्थ के साइज का एक एक्सोप्लैनेट मतलब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का डाटा कंफर्म किया है, जो कि एक हैबिचुअल जोन जहां जीवन संभव हो सकता है, वहां वहाँ प्लैनेट वहां मिला है, मतलब उस प्लैनेट पर जीवन होने की संभावना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख का पद किसने संभाला है? फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे डिफेंस की न्यूज शुरू हो रही है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कृष्ण स्वामीनाथन, अनिल चौहान, श्री मनोज पांडे या श्री आर हरि कुमार? इसका सही जवाब है दोस्तों श्री कृष्ण स्वामीनाथन। दोस्तों, वाइस एडमिरल श्री कृष्ण स्वामीनाथन ने भारतीय नेवी के नए चीफ के रूप में अर्थात चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में कमांड संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह ली है, जो रिटायर हो गए हैं। 31 मई 2026 को डिफेंस लीडरशिप में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो डिफेंस हाइकर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद औपचारिक रूप से हाल ही में किसने संभाला है? श्री उपेंद्र द्विवेदी ने, श्री NS राजा सुब्रमण्यम ने, श्री मनोज मुकुंद ने या श्री हरिंदर सिंह ने? इसका सही जवाब है दोस्तों श्री NS राजा सुब्रमण्यम ने। दोस्तों, श्री जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेक्रेटरी ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का पदभार संभाल लिया है। 30 मई 2026 को हुई इस टॉप लेवल अपॉइंटमेंट तीनों सेनाओं अर्थात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत क्रिटिकल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस सिस्टम का इस्तेमाल करके पनडुब्बी के समुद्री परीक्षण किए गए? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, स्क्रैमजेट, AIP, रैमजेट या टर्बोजेट? इसका सही जवाब है दोस्तों AIP अर्थात एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। दोस्तों, हाल ही में भारतीय नेवी ने अपनी लेटेस्ट कलावरी क्लास कन्वेंशनल सबमरीन के डीप सी ट्रायल शुरू कर दिए हैं, जो कि एक इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस है। AIP सिस्टम लगने से सबमरीन पानी के अंदर बहुत ज़्यादा दिनों तक बिना बाहर आए रह सकती है, जिससे इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सबमरीन मॉडर्नाइजेशन पर यह काफ़ी बड़ा अपडेट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि अब साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेशनल क्वांटम मिशन ने कितने टेस्ट बेड हब के लिए जगहों को अंतिम रूप दिया है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही जवाब है दोस्तों 4। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में 4 डेडिकेटेड क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड लैब बनाने की लोकेशंस फाइनल कर दी है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी टेक में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए यह हब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नया स्टेप है। चलिए अब पब्लिक हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में फैले प्रकोप के कारण बेहतर स्वास्थ्य जांच शुरू की गई थी? वेस्ट एशिया, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका या सेंट्रल अफ्रीका? इसका सही जवाब है दोस्तों सेंट्रल अफ्रीका। दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीका में इबोला वायरस के आउटब्रेक को देखते हुए ग्लोबल हेल्थ बॉडीज और भारत के बॉर्डर चेक पोस्ट पर हेल्थ स्क्रीनिंग को स्ट्रिक्ट कर दिया गया था, ताकि कोई भी इन्फेक्टेड ट्रेवलर देश में वायरस को न ले आए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की नई पहल
किस विशेषता की मैपिंग पर केंद्रित है? जेनेटिक कॉरिडोर्स, मिनरल बेल्ट, रिवर बेसिन्स या कोस्टल जोन्स? इसका सही जवाब है दोस्तों जेनेटिक कॉरिडोर। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज ने सैटेलाइट मैपिंग शुरू की है ताकि देश के अलग-अलग टाइगर रिजर्व्स के बीच के रास्ते सेफ रहें और टाइगर्स एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट बिना किसी रुकावट के जा सकें। टाइगर्स की जेनेटिक को बचाने के लिए टाइगर्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने के और उन्हें इनब्रीडिंग से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह ट्रैक डिगर कंजर्वेशन एफर्ट न्यूज में है। फ्रेंड्स, ई वेस्ट संशोधनों में मुख्य रूप से किस चीज की रिसाइकलिंग के लिए ईपीआर ट्रैकिंग शुरू की गई? आपके ऑप्शंस हैं सोलर पैनल, बैटरी, मोबाइल फोन या कंप्यूटर। इसका सही जवाब है दोस्तों सोलर पैनल। दोस्तों, सरकार ने ई वेस्ट टूल्स में बदलाव करके अब सोलर पैनल्स के रिसाइकलिंग कंपोनेंट्स को भी ट्रैक करना मैंडेटरी कर दिया है। इसके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात ईपीआर लगाई गई है, यानी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी को ही उसके कचरे को सही से रिसाइकिल करवाना होगा। जैसे जैसे भारत में सोलर एनर्जी बढ़ रही है, पुराने पैनल्स का कचरा अर्थात ई वेस्ट बन रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए यह नया रूल लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्लास्टिक कचरा ऑडिट में उन निर्माताओं को निशाना बनाया गया जो इनमें से कम किसका इस्तेमाल करने में विफल रहे? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड मेटल का, रिसाइकिल प्लास्टिक का, ग्लास का या पेपर का। इसका सही जवाब है दोस्तों रिसाइकिल प्लास्टिक का। दोस्तों, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ने उन मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट्स पर बड़े एक्शन और क्रैकडाउन शुरू कर दिए हैं जो कमर्शियल पैकेजिंग में मिनिमम रिसाइकिल प्लास्टिक का यूज सही से नहीं कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्रीज पर लीगल एनफोर्समेंट को सख्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में किस क्षेत्र में जलवायु जनित मृत्यु दर सबसे अधिक बताई गई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड यूरोप, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया या ओशिनिया। इसका सही जवाब है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की एक रीजनल रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें भारत भी आता है, में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग वेदर फ्लक्चुएशन और क्लाइमेट चेंज जैसे कि एक्सट्रीम हीट या बाढ़ जैसे हालात के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल हेल्थ कार्ड में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? हेल्थ एटलस, हेल्थ सर्वे, डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट या एनएचपी रिपोर्ट? इसका सही जवाब है दोस्तों डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट। दोस्तों, नेशनल हेल्थ एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अर्थात आयुष्मान का भारत हेल्थ अकाउंट ABHA कार्ड लिंक बनाने के मामले में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। यह रिपोर्ट हेल्थ केयर सेक्टर की डिजिटाइजेशन और डिजिटल हेल्थ डिलीवरी की प्रोग्रेस को ट्रैक करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस शहर ने पहली वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर या पुणे। इसका सही जवाब है दोस्तों अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद ने पहली बार हो रही फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को होस्ट किया है, जहां पूरे वर्ल्ड के एथलीट्स ने पार्ट लिया था। 3 जून 2026 को शुरू हुई इस चैंपियनशिप का मकसद योगा को एक कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के रूप में प्रमोट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.0 कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद, बेंगलुरु, गिफ्ट सिटी या नोएडा? इसका सही जवाब है दोस्तों गिफ्ट सिटी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए आर्कीबार्ड प्राइज 2026 किसने जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड बेन क्विल्टी, डेल कैथरीन, विंसेंट नामजरा या रिचर्ड लीवर। इसका सही जवाब है दोस्तों रिचर्ड लीवर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट रिचर्ड लीवर ने यह प्रेस्टिजियस पोर्ट्रेट प्राइज जीता है और उनकी एक पेंटिंग के लिए जो उन्होंने वहां की इंडिजिनस एल्डर इलुआती केन की बनाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारत ने एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? 15, 17, 19 या 21? इसका सही जवाब है दोस्तों 19। दोस्तों, भारत यूथ स्पोर्ट कॉन्टिजेंट ने इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में कमाल करते हुए 19 मेडल अपने नाम किए और देश का नाम रोशन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? श्री सिद्धारमैया ने, श्री बजाव बसवराज बोम्मई ने, श्री डी.के. शिवकुमार ने या श्री जगदीश शेट्टर ने? इसका सही जवाब है दोस्तों श्री डी.के. शिवकुमार ने। दोस्तों, कर्नाटक में चल रहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है। श्री डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक के नए सीएम के रूप में हाल ही में शपथ ली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उपराष्ट्रपति ने पब्लिक ऑडिट पर कौन सी किताब जारी की है? ऑडिट इंडिया, व्हेन ऑडिट मैटर्स, पब्लिक अकाउंट या गवर्नेंस फर्स्ट? इसका सही जवाब है दोस्तों व्हेन ऑडिट मैटर्स। दोस्तों, हाल ही में देश के वाइस प्रेसिडेंट श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने एक हाई प्रोफाइल बुक रिलीज की है जिसका नाम है व्हेन ऑडिट मैटर्स। इस बुक को भारत के पुराने सीएजी विनोद राय ने एडिट किया है। फ्रेंड्स, आज का वीकली अपडेट यहीं समाप्त होता है। आपको अगर हमारा वीकली अपडेट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है और हम कोशिश करेंगे कि हम हर हफ्ते अब रेगुलरली ऐसे वीकली अपडेट्स लाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको इस सेशन से इंफॉर्मेशन और चाहिए या आपको इंफॉर्मेशन कुछ बदलाव चाहिए तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।